हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज है हमारा क्रेडिट रिस्क का वीडियो नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। बैंक्स क्या होते हैं, बैंक्स कितने टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल जो ट्रेडिशनल बैंक होता है वर्सेस एक इन्वेस्टमेंट बैंक होता है वो किस तरह से काम करता है, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक फैक्टर क्या होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेक श्योर करिएगा, इसी प्लेलिस्ट में वो पहला वीडियो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड उस 30 मिनट्स को आप कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे अगर आप उस वीडियो को 30 मिनट देने वाले हो। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, क्रेडिट रिस्क 2 तो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे मेंशन किया ही है, बट जो हमारा फोकस होने वाला है वो होने वाला है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क किस तरह से अपना रोल प्ले करता है क्रेडिट रिस्क के अंदर, क्योंकि जो फाइनेंशियल रिस्क है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं जो कि आप सबको जानना जरूरी है क्रेडिट रिस्क को पूरी तरह से समझने के लिए। तो आज उसी के बारे में बात करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, सो सबसे पहले देखिए, फाइनेंशियल रिस्क की जब बात आती है तो यहाँ पे दो चीजें आप देख रहे हो, एक फाइनेंशियल एक रिस्क। अब फाइनेंशियल्स क्या होता है? फाइनेंशियल कुछ एस्पेक्ट से मिलकर बनता है। जब भी एक बैंक किसी कंपनी को या किसी स्मॉल मीडियम स्केल कंपनीज को या लार्ज स्केल कंपनी को जब लोन देता है तो वो उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनको हमेशा ध्यान में रखता है। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात आती है तो मैंने आपको पहले भी बताया, बट एक बार रिपीट कर देते हैं। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जब बात आती है ना, तो कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आती है नंबर 1 पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी फ्रॉम फाइनेंशियल परस्पेक्टिव। एंड देन सेकंड आता है उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। देन जो थर्ड आता है वो आता है उसका कैश फ्लो का स्टेटमेंट, मतलब कि कैश फ्लो कैसा है कंपनी में। बैलेंस शीट में सब कुछ चीजें होती हैं, एसेट लायबिलिटी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन होती है, एसेट्स के लायबिलिटी के बहुत सारे टाइप होते हैं, वो पिछली वीडियो में हमने बात करी है। देन प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है कंपनी में, वो सारी बातें होती हैं। देन कैश फ्लो, कंपनी में कहां से पैसा आ रहा है, कहां से पैसा जा रहा है, वो सारी बातें होती हैं। तो ये होते हैं फाइनेंशियल्स। अब जब इनमें से किसी भी एक चीज से रिलेटेड रिस्क आ रहा है ना आपके पास, तो उसी को कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क अल्टीमेटली क्रेडिट रिस्क के अंदर आपको एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता हुआ दिखेगा। जब आप जाओगे ना, आप रियल इन्वायरमेंट में काम करोगे किसी भी कंपनी में, तो आपको पता चलेगा कि ये जो तीनों आपके मेन डॉक्यूमेंट होते हैं ना, इनसे रिलेटेड ही अल्टीमेटली सारे काम हो रहे होंगे क्रेडिट रिस्क के अंदर। ओके, नाउ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आप लोगों को नहीं पता, जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं, तो जो एब्सोल्यूट बिगिनर हैं या एफआरएम की तैयारी कर रहे हो उनको ये चीजें पता होना थोड़ा टफ है। एक ना एक्ट आया था यूएस में, जो कि एक्ट है 1985 का एंड देन 1989 में। इस एक्ट में बेसिकली क्या हुआ था, इसमें कंपनीज को ये गाइडेंस दी गई थी कि जितनी भी कंपनीज हैं, मतलब कंपनी मतलब बैंक्स, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके अंदर जो डायरेक्टर एंड अबव पोजीशन पे लोग हैं, बेसिकली डायरेक्टर, चलो मैं कहता हूं कुछ बैंक में इनको वीपीज भी कहा जाता है, तो इस टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। ओके, इन सारे सीनियर एग्जीक्यूटिव की ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उस जिस भी प्रोडक्ट के या जिस टीम के वो डायरेक्टर हैं उसके अंदर एक प्रॉपर पॉलिश्ड और डीक्यू चेक्स मेंटेन होने चाहिए, मतलब डेटा क्वालिटी चेक्स, इसलिए हम उसको डीक्यू चेक में शॉर्ट में बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो लिंगो है ये यूज होती है इंडस्ट्री के अंदर। तो उसके लिए ये लोग लीगली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो अगर आप एक बैंक में डायरेक्टर हो क्रेडिट कार्ड के, तो अगर क्रेडिट कार्ड में कुछ इश्यूज होंगे रेगुलेटरी लेवल पे या कुछ कुछ भी घपला हुआ, तो आप आंसरेबल हो। इस एक्ट से बेसिकली ये मेक श्योर किया गया कि हर एक डायरेक्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से ओन करे, क्योंकि अगर आप सब कुछ टीम के ऊपर डाल दोगे तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल रिस्क का जो खतरा है वो आप किसके ऊपर, मतलब हु इज अकाउंटेबल? टीम इज अकाउंटेबल, एवरी इंडिविजुअल इज अकाउंटेबल, बट द डायरेक्टर इज मोर अकाउंटेबल बिकॉज दैट इज योर प्रोडक्ट। आपका वो प्रोडक्ट है। आप क्रेडिट कार्ड के वीपी हो या फिर आप मॉर्गेज के वीपी हो, होम लेंडिंग के वीपी हो, तो आप आंसरेबल हो। सो नाउ देखो, अकाउंटेबिलिटी किसके ऊपर डाली गई ये आपको क्लियर हो गया, बट अकाउंटेबिलिटी को आप मेजर कैसे करोगे? सेकेंड पॉइंट आज का जो हमारा है, ये फर्स्ट पॉइंट था फाइनेंशियल रिस्क एंड ये जो एक्ट्स हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट जो है, जो फाइनेंशियल आपकी रिस्क है, उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी की परमिशंस कैसे मिलेंगी आपको, मतलब किसको अकाउंटेबल मानोगे? सो मैं बोलूंगा इसको पॉइंट को अकाउंटिंग परमिशंस। परमिशंस आपको कौन देगा? मैं हूं बैंक। देखो ये किस रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, अगर थोड़ा समझ नहीं आ रहा तो रिकैप कर देता हूं। बैंक से जब एक कंपनी पैसा उठाती है तो बैंक उसको बहुत बड़ा लोन दे रहा है, राइट? उस लोन को हमें सिक्योर करना है, हमें पैसा सिक्योर करना है बैंक का, ताकि जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं उनके ऊपर जोर ना है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, क्योंकि अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूं ना, वो इसी कॉन्सेप्ट के आधार के बेसिस पे रिवॉल्व करेगी। अकाउंटिंग परमिशंस की जब मैं बात करता हूं क्रेडिट रिस्क के अंदर, तो 4 टाइप की अकाउंटिंग परमिशंस आपको लेनी पड़ती हैं एज अ बैंक। जब मैं लोन दे रहा हूं कंपनी को, ये 4 पॉइंट ऐसे हैं जिनको मैं हमेशा मेक श्योर करूंगा कि ये मुझे पता रहे। तो सबसे पहले इसको हम पहले पॉइंट को बोलेंगे गोइंग कंसर्न अप्रोच। एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। सेकंड में लिख लेता हूं, सेकंड जो हमारा है वो है द अक्रूवल्स। अक्रूवल्स क्या होते हैं, बात करेंगे इस बारे में। देन थर्ड जो हमारा होता है उसको कहते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट।
कंसिस्टेंसी की भी बात करेंगे एंड देन फोर्थ होता है प्रूडेंस। अब एक एक करके समझते हैं। देखिए गोइंग कंसर्न का जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या है, बैंक ने अज्यूम किया कि ये जो कंपनी है फॉर एग्जांपल ये बनाती है पर्टिकुलर फाइटर जेट्स बनाती है, लॉकहीड मार्टिन एक कंपनी है भाई, इन्होंने हमसे लोन लिया क्योंकि इनको प्रोडक्शन यूनिट सेटअप करनी है, कहीं बिलियंस के इनको प्लेन बनाने हैं, तो वो उनका कोर प्रोडक्ट हुआ। सबसे पहले कोर में आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। अब इनका कोर प्रोडक्ट क्या है, लेट्स से एक फाइटर जेट का नाम ले लेते हैं F-16। F-16 इनका कोर प्रोडक्ट हो गया, तो ये तो पूरे डायग्राम में हमारा बीच का सेंटर हो गया। अब जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है वो बोलता है, वो ये बोलता है कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कंपनी है वो ऐसे ही ग्रो करता चला जाएगा। ठीक है, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहां पे कोर प्रोडक्ट तो आपको पता है कि इसकी वायरलिटी कैसी है प्रोडक्ट की, बहुत सारे आप एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी कंपनी, सैमसंग के फोन्स हैं, एवरीथिंग इज अ कोर प्रोडक्ट ऑफ देयर कंपनी, राइट। सिमिलरली यहां पे कोर प्रोडक्ट हमारा एक फाइटर जेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इनका साइक्लिक रेवेन्यू कैसा है, इसको कहते हैं साइक्लिक रेवेन्यू ऑफ दिस कंपनी। साइक्लिक रेवेन्यू हम चेक करेंगे इस कंपनी का, एंड इसका ओवरऑल प्रॉफिट कैसा है। तो ये दो चीजें हम चेक करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी एंड साइक्लिक रेवेन्यू कंपनी का कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके कोर प्रोडक्ट के बाहर की लेयर होगी। उसके बाद यहां पे आप एक और लेयर अज्यूम करो, ये 3 लेयर में कॉन्सेप्ट काम करता है। तो सबसे पहली कोर प्रोडक्ट हो गई, देन साइक्लिक रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हो गया, उसके बाद आपका आएगा मार्जिन एंड ग्रोथ, मार्जिन और यहां पे आ जाएगा आपका ग्रोथ। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस तरह से कंपनी करंटली रन कर रही है फ्यूचर में भी ऐसे ही रन करती रहेगी, तो दैट्स व्हाई वी कैन गिव देम लोन। ठीक है, अब बात आती है द अक्रूवल्स की। द अक्रूवल्स में क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पर, एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं एक ट्यूशन टीचर हूं, ठीक है, मुझे दिसंबर की फीस कलेक्ट करनी थी 2025 की। एक स्टूडेंट ऐसा है जिसने बोला सर मैं दिसंबर की फीस नहीं दे सकता, मैं जनवरी में 2 महीने की फीस दे दूंगा। अब मैंने अपनी दिसंबर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई तो उसमें वो पैसा नहीं आया, राइट। वो पैसा कब आएगा, उसने मुझे फीस दी 15 तारीख को, 15 जनवरी को उसने मुझे फीस दे दी, 15 जनवरी को फीस आ चुकी है। तो ये जो पैसा था ये जनवरी के अकाउंट में बैलेंस शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, अब मैं जब जनवरी की अपनी क्लोजिंग करूंगा, जनवरी की फीस कैलकुलेट करूंगा, तो वहां पे ये फीस मुझे एक्स्ट्रा दिखाई देगी, बट दिसंबर में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मुझे कम दिखा ना। तो अक्रूवल्स का कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जो आपका जिस मंथ का डेटा है, चाहे आपको वो अमाउंट रिसीव हुआ है एक्सपेंस की फॉर्म में या इनकम की फॉर्म में या नहीं हुआ है, बट आप उसको उसी मंथ में रिपोर्ट करोगे। तो यहां पे आप ऐसे समझ लो कि इनकम की जो रिपोर्टिंग है वो आप उसी मंथ में करोगे। इसको मैं दिसंबर में ही क्लोज करूंगा, भले ही मुझे पेमेंट जनवरी में आए, तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज का कि भाई मुझे पेमेंट नहीं आई है, मेक श्योर करना पड़ेगा। ओके, अब कंसिस्टेंसी, थर्ड पॉइंट। कंसिस्टेंसी क्या बोलती है कि जब हमने लोन दिया था तो उस टाइम पे जो हमने रूल डिसाइड करे थे उस कंपनी के लिए, परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा, रूल्स की बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग रूल बनते हैं, अभी आप इतना समझो, अकाउंटिंग के कुछ रूल्स डिफाइन करे जाते हैं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेंगे भाई। आपकी कंपनी में प्रॉफिट लॉस किस तरह से चीजें काम कर रही हैं, इंटरनली आपकी मैनेजमेंट शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही है, बट जो आपके लिए अकाउंटिंग रूल है वो आपके लिए हमेशा सेम रहेंगे, तो ये डिसाइड कर दिया जाता है। लास्ट पॉइंट होता है प्रूडेंस का। प्रूडेंस क्या है, जब आपको प्रॉफिट होगा कंपनी में तो आप लॉस के अगर प्रोविजन बनाने चलोगे कि भाई फ्यूचर में लॉस हो गया, ऐसा नहीं चलेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको शुरू से ही अपने लॉस के लिए एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट तैयार कर रखना पड़ेगा, जो कि होगा एक प्रिडिक्शन कि जब मुझे इस क्वार्टर का मैंने बिजनेस शुरू करा है, शुरू से अगर मैं ये माइंडसेट लेके चलूंगा कि अगर मुझे नेक्स्ट क्वार्टर में लॉस हुआ तो मुझे इस महीने अपने प्रॉफिट में से कितना अमाउंट रखना है, तो उसको आप कहते हो बेसिकली प्रूडेंस। तो बेसिकली प्रॉफिट से पहले लॉस के जो प्रोविजंस हैं उनको बनाना कहलाता है प्रूडेंस। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो ये है आपकी अकाउंटिंग परमिशंस। ये एफआरएम के जितने भी एस्पिरेंट हो या फिर आप लोग जो क्रेडिट रिस्क में तैयारी कर रहे हो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए 4 कॉन्सेप्ट। ठीक है, बहुत ही प्रिसाइज तरीके से बताया। अब जो फाइनेंशियल रिस्क था उसके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो मैंने आपको बता दिए, लेकिन उसमें बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस के कॉम्बिनेशन को यूज करके हम कुछ चीजें चेक करते हैं। नंबर 1 हम चेक करते हैं वैल्यू ऑफ स्टॉक्स। ये हेल्थ चेक करने के लिए होता है, कंपनी की हेल्थ चेक करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब कि टाइम के साथ उसकी जो प्रोडक्ट है या उसकी जो वैल्यू है कंपनी की वो कितनी ज्यादा गिरी है ओवर पीरियड ऑफ टाइम, शेयर मार्केट या ओवरऑल लेवल पे। एंड देन कैपिटल एक्सपेंस कैसा चल रहा है उसका, कंपनी का कैपिटल एक्सपेंस रेशियो सही होना चाहिए, मतलब कि जो पैसा कंपनी खर्च कर रही है अपने आप को ग्रो करने में वो सही डायरेक्शन में खर्च हो रहा है या नहीं, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस वाज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, द रोल ऑफ ऑडिटर। ऑडिट, अब मैंने आपको बताया था कि डायरेक्टर का काम होता है सब कुछ मेक श्योर करना, डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्टर। अब जो डायरेक्टर है ना वो ऑडिट टीम से बात करता है। ऑडिट इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। एक्सटर्नल ऑडिट जैसे फॉर एग्जांपल KPMG इज ऑडिट कंपनी, देन EY है, बिग 4 मतलब सारी हैं, एंड उसके अलावा भी बहुत सारी ऑडिट हैं। तो डिलॉइट भी आप कह सकते हो, एंड देन PwC। तो ये वर्ल्ड की 4 सबसे बड़ी ऑडिट कंपनी है। इनका काम है मेक श्योर करना कि सारे जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है किसी भी कंपनी के वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं या नहीं। उन कंपनियों का काम है इनसे ऑडिट करा के इनकी रिपोर्ट को सबमिट करना फेडरल गवर्नमेंट को अपनी कंट्री की, ताकि
एक क्रेडिबिलिटी रहे, क्योंकि इन बिग फोर की जो रिपोर्ट है उनकी ऑब्वियसली क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, छोटी कंपनी से आप अगर ऑडिट कराओगे उसकी क्रेडिबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है। यहां पे रोल आता है ऑडिट वर्सेस डायरेक्टर्स। तो हम लोग जो क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट होते हैं, मोस्टली आप ऑडिट में भी काम कर सकते हो, आप डायरेक्टर लेवल पे भी काम कर सकते हो। डायरेक्टर्स के साथ बहुत सारे सीनियर मैनेजर्स होते हैं, सीनियर मैनेजर के अंदर बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन काम करता है। ऑडिट कंपनीज में क्या है, वहां पे भी ऐसा ही है, ऑडिट कंपनी के अंदर भी डायरेक्टर्स होते हैं, उनका काम अलग है, बट वो प्रोडक्ट कैसे डायरेक्टर नहीं होते, बट वो लोग इनके साथ डायरेक्टली इंगेज होते हैं कि भाई आप हमें प्रोवाइड करो बहुत सारे प्रूफ कि आपके यहाँ काम सब कुछ सही चल रहा है नहीं। अब प्रूफ के तौर पे वो आपसे कुछ भी मांग सकते हैं, वो आपसे आपके कोड मांग सकते हैं, चाहे सैस में हो पाइथन में हो, वो आपसे आपकी रिपोर्ट्स मांग सकते हैं, आपकी पिछले 6 महीने की रिपोर्ट मांग लेंगे, बोलेंगे दिखाओ कहाँ पे आप इनको स्टोर करते हो। उनको प्रॉपर ऑडिट करते हैं, उनके यहाँ भी प्रोग्रामर होता है, मतलब कि जो आपकी ऑडिट कंपनी होती है उनके यहाँ प्रॉपर डेवलपर होते हैं जो चेक करते हैं कि भाई कोड सही से लिखा है या नहीं बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से, या फिर ये प्रॉपरली ये लोग रिपोर्ट्स को स्टोर करते हैं या नहीं, वो सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑडिट का बहुत ही बड़ा रोल है। अगर ऑडिट ने कोई फाइंडिंग पकड़ ली ना तो इन सब की नौकरी खतरे में आ जाएगी। सबसे पहले तो डायरेक्टर के ऊपर तो एक्चुअली जो बैंक की लीडरशिप है ना, डायरेक्टर को सीरियसली वो स्कोल्ड करेंगे बढ़िया तरीके से अगर ऑडिट ने कुछ फाइंडिंग दे दी। और डायरेक्टर का काम होता है, कई बार क्या होता है कुछ छोटी मोटी फाइंडिंग्स आती हैं तो डायरेक्टर का काम होता है उनको जस्टिफाई करना, सीनियर मैनेजर के थ्रू वो डेटा निकलवाना, सीनियर मैनेजर एनालिस्ट के पास आएगा, बोलेगा भाई आपने ये कोड रन किया था, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पूरा साइकिल इस तरह से काम करता है। ओके, अब ये सब हम कर क्यों रहे हैं, ये सारी चीज़ें करने का मतलब क्या है, सिंपल, जो आपका इवेंट ऑफ डिफॉल्ट होता है ना उसको रोकने के लिए। अब वो अगर नहीं रुकता उसके बाद भी कुछ स्टेप्स होते हैं। तो देखो इवेंट ऑफ डिफॉल्ट तो ऑब्वियसली हम आइडेंटिफाई करते हैं, उसके लिए आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे एंड वो प्रीटी मच अंडरस्टैंडेबल है कि डिफॉल्ट क्या होगा। लेकिन प्रैक्टिकल यूज में जब बैंक को एक ऑडिट करना होता है तो उस टाइम पे अगर जो डिफॉल्ट इवेंट होते हैं उनका यूज करके बैंक के लिए प्रॉफिट भी होता है कई बार। कैसे, वो रीनेगोशिएट करता है। सो इन प्रैक्टिकल द बैंक में यूज द इवेंट एज अ नेगोशिएटिंग टेबल फॉर द कस्टमर। बैंक जाएगा टेबल के पास, इस टेबल पे आएगा कस्टमर, आई थिंक लेट मी गो अप, ये थोड़ा सा नीचे चला गया, हाँ, कस्टमर को एक टेबल पे लेके आ जाएगा और यहां पे इस टेबल को हम कहते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन क्या, कस्टमर ने ईएमआई नहीं पे करी 2 महीने की, कस्टमर का रीजन है जी जॉब चली गई, जॉब नहीं है मेरे पास, तो बैंक क्या करेगा उसको 2 मंथ के लिए बोलेगा ठीक है आप अगले 3 महीने तक ईएमआई मत पे करो, फॉर एग्जांपल स्पेशल केसेस में, ठीक है। उसके बाद वो 2 मंथ की जो ईएमआई है वो तो मिस हो गई, अब बैंक क्या करेगा, इसको 2 महीने लगे जॉब मिलने में कस्टमर को हमारे, तो ये जो 2 मंथ की ईएमआई है अब तीसरे मंथ में जब इसके पास जॉब है वो इसको बोलेगा अब आप इसको पे करो, तो एक तरीके से लोन की रीस्ट्रक्चरिंग करके देगा, एक नया फॉर्मेट बना के देगा, और उसके बाद उस रीस्ट्रक्चरिंग को एक्सेप्ट करके बैंक को अल्टीमेटली थोड़ा और प्रॉफिट होगा। क्यों होगा प्रॉफिट, क्योंकि जब रीस्ट्रक्चरिंग हुई है तो हमने आपको थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दी, तो अब आप हमें इंटरेस्ट थोड़ा सा एक साथ एक्यूमुलेट करके दो, तो अल्टीमेटली बैंक कोशिश करेगा कि जो डिफॉल्ट है उसको भी वो किसी तरह से कैपिटलाइज कर सके। दैट्स हाउ दिस होल आइडिया इज बेसिकली वर्किंग। एंड देन ऑब्वियसली आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ द फेलियर एंड वो सारी चीज़ें फिगर आउट करेगा कि क्यों हमारा कस्टमर पे नहीं कर रहा। अगर इसकी जगह कोई कॉर्पोरेट कंपनी है जिसको लोन दिया था काफ़ी बड़ा, तो वो चेकआउट करेगा, और अदर एस्पेक्ट उसके केस में अलग सिनेरियो होगा कि भाई वहाँ पे जो मैनेजमेंट है वो किस तरह की है, या फिर जो प्रोडक्ट है उसकी वायरलिटी कितनी है मार्केट में, जिस कंपनी को हमने लोन दे रखा है उसके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ें चेक करेगा। सो दैट्स हाउ दिस होल फंक्शनैलिटी वर्क्स एंड दिस इज द लेक्चर अबाउट फाइनेंशियल रिस्क विच आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पता नहीं होता हमें, बट ये याद रखो। देखो अकाउंटिंग परमिशंस, ऑडिट का रोल क्या है, चारों कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, गोइंग कंसर्न अप्रोच क्या है, द अक्रूवल्स क्या है, कंसिस्टेंसी क्या है, प्रूडेंस क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ओके, सो इसी नोट पे इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर करना चैनल को सब्सक्राइब करें, बिल्कुल मत जाना, बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं है, एफर्ट को थोड़ा रिकॉग्निशन देनी है भाई, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एंड बात करेंगे। आज ना एक तरीके से क्लोजर था पिछले वीडियो का, तो आपको एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा अगली वीडियो में एंड देन क्रेडिट रिस्क के बारे में और बातें करेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड ऑन दैट नोट आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय।